नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होता है और किस तरीके से जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ में की स्थापना होती है और कैसे वो अपने व्यापार को जो है स्टार्ट करती है और 15 सालों के लिए जो है उसको एकाधिकार मिल जाता है पूर्वी देशों के व्यापार के लिए। आज मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि 1609 ईस्वी का जो चार्टर है वो क्या कहता है और उससे संबंधित क्या बातें इसमें कही गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं 1609 ईस्वी का चार्टर। देखो दोस्तों, होता क्या है कि 1603 ईस्वी में जो महारानी एलिजाबेथ थी उनकी मृत्यु हो जाती है। ये वही महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी जो कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार का आदेश पत्र देती थी। तो 1603 में इनकी मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम उनके उत्तराधिकारी और इंग्लैंड के सम्राट बन जाते हैं। क्या नाम बताया मैंने? जेम्स प्रथम। 1609 ईस्वी में कंपनी ने जेम्स प्रथम से नवीन व्यापारिक चार्टर प्राप्त किया। और ये चार्टर क्या है और इसमें क्या विशेषाधिकार दिए गए, तो देखो बड़े ध्यान से आप इसको सुनना। इस चार्टर के द्वारा जो कंपनी थी, कंपनी के विशेषाधिकारों को जैसा पहले थे उसके वैसे ही शाश्वत बना दिए गए थे। यानी उसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ। जैसे विशेषाधिकार रानी ने उनको दिए थे वही विशेषाधिकार आज भी उनके बने हुए थे। ठीक है, लेकिन अब एक बात इसमें और थी कि अभी भी जो व्यवसाय होता था, व्यवसाय के राजसत्ता के लिए लाभप्रद होने की स्थिति में 3 वर्ष की पूर्व सूचना पर कंपनी को समाप्त किया जा सकता था। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो व्यवसाय हो रहा है, व्यवसाय के राजसत्ता के लिए लाभप्रद होने की जो स्थिति होगी उस स्थिति में, ठीक है, 3 वर्ष की पूर्व सूचना पर कंपनी को समाप्त किया जा सकता था। अब देखो 1601 ईस्वी से लेकर और 1612 ईस्वी तक जो कंपनी का मुनाफा रहा वो प्रति वर्ष 20% की दर से होता रहा। 1612 ईस्वी में कंपनी के 2 लाख पाउंड की पूंजी पर 1 लाख पाउंड का मुनाफा हुआ। मतलब क्या कि भाई अगर 2 लाख जो है पूंजी उसने लगाई थी 2 लाख पाउंड, तो उस पर 1 लाख पाउंड का उसको मुनाफा हुआ। और पूरी 17वीं शताब्दी के दौरान मुनाफे की दर ये ऊंची रही, इसमें कोई कमी नहीं आई। अब एक बात यहाँ और नोट करने की है कि किसी भी गैर सदस्य को, ध्यान देना, किसी भी गैर सदस्य को पूर्व के साथ व्यापार करने या मुनाफे में हिस्सा नहीं दिया जाता था। मतलब गैर सदस्य का मतलब क्या है कि जो कंपनी का बोर्ड था उसके जो सदस्य थे उन्हीं में मुनाफा बंटता था और उन्हीं के लिए जो है ये व्यापार के जो है सुविधाएं थी, बाकी किसी और गैर सदस्य को नहीं थी। ठीक है, अब एक बात यहाँ और आप ध्यान देना कि ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को, ध्यान देना इस बात पर मेरी, चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पाउंड का कर्ज दिया। यानी 1,70,000 पाउंड चार्ल्स द्वितीय को कर्ज के रूप में दिए गए और बदले में संदों की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त की जिसके द्वारा उसके पुराने विशेषाधिकारों की पुष्टि कर दी गई। मतलब 1,70,000 पाउंड का जो कर्ज दिया, इसके बदले में जो है कंपनी को फ़ायदा क्या हुआ? कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि भाई जो पुराने उनके अधिकार थे, ठीक है, वो सारे के सारे ऐसे ही बहाल रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे। यानी स्पेशली उनके जो विशेषाधिकार थे उनकी जो है पुष्टि कर दी गई थी, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और एक बात इसमें और उनको जो है फ़ायदा हुआ कि किले बनाने और सेना रखने तथा पूर्व की शक्तियों के साथ युद्ध व संधि
करने और न्याय व्यवस्था करने के अधिकार भी दे दिए गए थे। तो यानी ये कर्ज के बदले उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। अब जो है ये नए अधिकार उन्हें मिल गए थे कि वे किला बना सकते थे, सेना रख सकते थे और जितनी भी पूर्व की शक्तियाँ थी उनके साथ युद्ध या संधि कर सकते थे और अपने तरीके से न्याय व्यवस्था को भी वे चला सकते थे। ये सारे अधिकार अब उनको मिल गए थे। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशंस कंपनी को लेकर और 1609 चार्टर का क्या महत्व रहा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना। अपना ध्यान रखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए, आपका दिन शुभ हो। अलविदा।